हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज से जो आपके चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, ये दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो आपके बोर्ड एग्जाम में 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इन्हीं में से पूछे जाएंगे। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। और जैसा कि आप लोगों को मालूम भी है कि 10 क्वेश्चन में केवल और केवल हमको 3 क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। तो इन 3 क्वेश्चन को इस तरीके से आप तैयार करिए कि पूरा एकदम परफेक्ट तरीके से बोर्ड एग्जाम में आप राइट कर दीजिए बिना कहीं किसी गलती के। और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो फिजिक्स में आप मैक्सिमम अंक स्कोर करने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन आपको, ज़्यादा क्वेश्चन तो हम आपको करवाएंगे नहीं, अप्रॉक्सीमेट लगभग 50 क्वेश्चन पूरे बुक से 50 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है हम आपको करवाएंगे। और वो अगर आप 50 क्वेश्चन पूरा तैयार कर लेते हैं तो उसी 50 क्वेश्चन में से आपके सारे इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन जो है फंस जाएंगे, उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो इसीलिए अब जिस तरीके से हम आपको पढ़ा रहे हैं, जिस तरीके से आपकी तैयारी करवा रहे हैं, बिल्कुल हमारे अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कीजिए, यकीनन आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। जैसा कि हम चैप्टर नंबर 1 से ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो चलिए स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 में वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं जिनके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 की अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 1 में 4 ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की जिसकी प्रबल संभावनाएं ज़्यादा हैं। तो उन सभी को बारी बारी सॉल्व करते हैं, ठीक। और जितने भी बच्चे बोर्ड एग्जाम 2021 में सम्मिलित होने वाले हैं, सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं उस क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से कॉपी पेन लेके हमारे साथ तैयार करते रहिए। चलिए बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 की। तो चैप्टर नंबर 1 में जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन यही है, अक्षीय की जगह आप निरक्षीय कर लीजिए, ठीक है। और कभी कभी इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाएगा। तो जैसा कि आपको पता है कि 10 में आपको सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये दोनों क्वेश्चन एक साथ पूछा जाएगा, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन एक साथ पूछा जाएगा। और तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी मैं करवाऊंगा पूरा सोल्यूशन भी इसका करवाऊंगा, ठीक है। पहले आप क्वेश्चन तो नोट कर लीजिए। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गॉस की प्रमेय की सहायता से अनंत लंबाई के आवेशित चालकतार के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और चौथा क्वेश्चन है, गॉस की प्रमेय की सहायता से अनंत विस्तार की समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके पहले चैप्टर से हैं, जो दीर्घ उत्तरीय में जिसके पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। तो चलिए अब देखिए,
2 क्वेश्चन आज के वीडियो में और 2 क्वेश्चन कल के वीडियो में सॉल्व करेंगे। एक चैप्टर पे 2 दिन का समय दिया जाएगा, ठीक है। बहुत तेज नहीं चलना है, बहुत आराम से चलना है और आप इसको हमारे साथ साथ तैयार भी कर सकते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। तो सबसे पहला काम करिए, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है इसके बारे में आप सबको पता होना चाहिए। बिना वैद्युत द्विध्रुव के बारे में जानकारी के ये क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जितने लोग वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा जानते हैं कमेंट बॉक्स में जो है एक बार राइट कीजिए कि वैद्युत द्विध्रुव की क्या परिभाषा है, ठीक है, कि वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। तो अगर हम वैद्युत द्विध्रुव की बात करें तो वैद्युत द्विध्रुव में 2 परिणाम में समान और प्रकृति में विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, ठीक है। और इस प्रकार का जो हमारा निकाय बनता है वो वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है, ठीक है। तो ये मान लेते हैं हमारा कोई क्या वैद्युत द्विध्रुव AB है। ये हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव AB है। इधर हमने रख लिया +Q चार्ज और इधर रख लिया हमने -Q चार्ज, ठीक है। और इस वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई कितनी ले ली 2L, कितनी ले ली हमने 2L, ठीक है। इसका सेंटर पॉइंट ये है O। इसके सेंटर पॉइंट से यानी द्विध्रुव के सेंटर से R दूरी पर स्थित कोई पॉइंट P है जहां पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ठीक है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई R, ठीक है। इसी बिंदु पर हमें क्या करनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताने के लिए आपको एक चीज याद होना चाहिए, किसी भी बिंदु आवेश के कारण, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक बिंदु आवेश Q है, इस बिंदु आवेश Q से अगर R दूरी पर कोई पॉइंट P है तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ठीक है। ये चीज आपको पता होना चाहिए कितनी होगी। तो E = 1/4πε0 Q/R², ठीक है। ये होता है किसी भी बिंदु आवेश के कारण R दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ पर अगर हम बात करें वैद्युत द्विध्रुव की तो यहाँ पर आपके 2 चार्ज यानी कि 2 बिंदु आवेश हैं, ठीक है। एक तो बिंदु आवेश आपका ये है और दूसरा बिंदु आवेश आपका ये है, ठीक है। और ये दोनों बिंदु आवेश के कारण इस बिंदु पर हमें अलग अलग तीव्रता निकालनी होगी और उसके बाद तीव्रता के साथ साथ इनकी दिशा भी बतानी होगी कि कौन सी, ठीक है, कौन सा वैद्युत क्षेत्र किस दिशा में कार्य कर रहा है। उसके बाद हमें इन दोनों का परिणामी निकालना होगा, तब जाके बिंदु P पर फाइनली यानी कि रिजल्टेंट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको मिलेगी, ठीक है। तो अब ये 2 बिंदु आवेश आपके हो गए। तो जो दूरी है, ठीक है, जो बिंदु P की दूरी है वो हमें कहां से चाहिए, इन दोनों बिंदु आवेशों से हमको दूरी पता होनी चाहिए, तभी हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये बिंदु आवेश कहां पर स्थित है V पर, तो B से इस बिंदु की दूरी, ठीक है। अगर देखिए टोटल डिस्टेंस 2L है और ये इसका सेंटर पॉइंट यानी कि मध्य बिंदु है, तो ये बिंदु इसको 2 बराबर भागों में डिवाइड करेगा, यानी इधर की लंबाई L हो गई और इधर की भी लंबाई L हो गई, ठीक है। तो यहां से यहां तक का L हो गया और यहां से यहां तक का L हो गया, ठीक है। अब सेंटर से यहां से लेके यहां तक टोटल R है, लेकिन हमें दूरी सिर्फ इतनी ही चाहिए, ठीक है। यानी इतना कम कर देना, इतना कम कर देना, तो ये इतना है कितना L। तो B से P की दूरी कितनी हो गई R - L, ठीक है। तो BP की दूरी कितनी हो गई R - L, ठीक है। अब आ जाओ इस बिंदु आवेश से +Q वाले से, तो ये बिंदु A पर है तो A से इसकी दूरी यहां तक R है L और, ठीक है। तो AP कितना हो गया R + L, ठीक है। दूरी हमको मिल गई। आप देखो, हाँ एक चीज और आप क्या करेंगे कि कुछ चीजें लैंग्वेज आपको क्या करना है कॉपी पर अच्छी तरीके से राइट करेंगे। क्या राइट करेंगे, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव AB है जिसका मध्य बिंदु O है, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव AB की लंबाई 2L है, ठीक है। माना वैद्युत द्विध्रुव AB की लंबाई 2L है और इसके सेंटर पॉइंट O से R दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है जहां पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। ये इतना आप लिखेंगे माना करके, और उसके बाद आगे जो हम प्रोसीड कर रहे हैं ये चीज लिखेंगे। अब लिखिए +Q के कारण, +Q आवेश के कारण बिंदु P पर
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर इसके पहले जो आपने साल भर पढ़ाई की है वो सारी चीजें अगर आप भूल भी गए हैं तो बहुत ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ उसको आप हमारे साथ तैयार करते चलिए, ठीक है। और अगर नहीं भूले तो बहुत अच्छी बात है। तो तीव्रता कितनी हो जाएगी, प्लस की आवेश कहाँ पे है, ए पे, तो मान लेते हैं ई, ठीक है। फार्मूला लिखा हुआ है, अप्लाई कर दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर, ए से इसकी दूरी कितनी है, ए पी स्क्वायर, ठीक है। ए पी स्क्वायर। अब ए पी की आप वैल्यू रख लो, ए पी की वैल्यू है कितनी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान ए पी की जगह कितना लिखेंगे, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। और इसकी दिशा किधर है, वैद्युत क्षेत्र की अगर हम दिशा की बात करें, अगर भूल गए हो तो याद कर लो, अगर कोई प्लस चार्ज है, ठीक है, प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज की वजह से जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो चार्ज से बाहर की ओर होगी, यानी इस डायरेक्शन में, ठीक है। इस डायरेक्शन में ये आपके वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, ठीक है। और यहीं पर अगर आपका कोई माइनस चार्ज है, कोई माइनस चार्ज है, तो यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो इनवर्ड होगी, यानी अंदर की तरफ, चार्ज की तरफ, ठीक है, ये इस तरीके से। तो इसकी दिशा किधर हो जाएगी, ये प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज से बाहर की ओर, यानी कि इस डायरेक्शन में, ई ए। दिशा किधर हो गई, ए से पी की तरफ, ए से पी की तरफ, ए से पी। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब आ जाइए दूसरे आवेश माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं बिंदु पी पर। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता EV, फार्मूला क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर स्क्वायर, ठीक है। तो R है, यहाँ पे दूरी कितनी, B से P, तो BP का स्क्वायर, और BP की वैल्यू है कितनी, R माइनस एल, डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ, Q अपान R माइनस एल का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2, ठीक है। और इसकी दिशा की बात कीजिए, दिशा इसकी किधर हो जाएगी, तो माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज के कारण माइनस चार्ज की तरफ इसकी दिशा हो जाएगी EV, ठीक है। ये इसकी दिशा हो गई EV, ठीक है, P से B की तरफ। अब एक चीज और, यहां पे थोड़ा सा आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे माइनस चार्ज है, तो क्यों ना हम यहाँ पे प्लस लिखे और यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लिखे। तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो चार्ज, ठीक है, चार्ज के परिणाम पे नहीं डिपेंड करती, जो उसका नेचर है, ठीक है, नेचर की वजह से उसकी केवल दिशा बदलती है। प्लस माइनस के कारण क्या होती है, केवल और केवल उसकी दिशा चेंज हो जाती है, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं, ठीक है। ये नहीं कि जो है उसका रिजल्टेंट प्लस या माइनस हो जाता है, तो उसके परिणाम पर फर्क नहीं पड़ता, केवल फर्क किस पर पड़ता है, दिशा पर, ठीक है। प्लस और माइनस होने के कारण इसकी दिशा जो है वो चेंज हो जाती है। तो देखिए दिशा यहाँ पे चेंज होती है। तो ये अलग अलग बिंदु आवेश के कारण हमने बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली। अब इस बिंदु पर क्या निकालना है, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो ज्यादा होगा, ज्यादा वाले में से कम वाले को घटा दिया जाएगा। तो अब ज्यादा कौन है, ज्यादा कौन है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा है, ठीक है। डिनोमिनेटर छोटा किसका है, जैसे अगर हम R की वैल्यू 10 ले लें और
एल की वैल्यू 2 ले लें, ठीक है। तो 10 में से 2 घटा 8 और उसका स्क्वायर किया हमने, आया 64, ठीक है। तो इसका डिनोमिनेटर 64 बना, और यहाँ पे देखो इसका कितना बनेगा, आर की वैल्यू 10 और इसकी वैल्यू 2, तो 10 2 12, स्क्वायर किया 144, तो इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, ठीक है। तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो क्वांटिटी छोटी होगी, यानी ये वैल्यू छोटी है और ये वैल्यू क्या है, बड़ी है। तो हम इसमें से इसको क्या कर रहे हैं, माइनस कर दे रहे हैं, EB माइनस EA, EB माइनस EA, ठीक है। अब वैल्यू रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जो चीज कॉमन है उसको बाहर निकाल दो, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, ये मिटा दें। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने निकाल लिया बाहर, अंदर बचा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे 1/R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है। ये चीज बच गई। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई में तिरछा गुणा कर दो, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसका इसमें किया तो R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस इसका इसमें किया R माइनस L का होल स्क्वायर, नीचे डिवाइडेड बाई R माइनस L का होल स्क्वायर R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में। अब इधर मिटा दें, सबका हो ही गया होगा, ठीक है। और नहीं हुआ होगा तुरंत स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको ओपन करो तो क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2R माइनस, इसको ओपन करो A माइनस B का होल स्क्वायर से, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL डिवाइडेड बाई। अब देखो इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे लिखा है ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर लिखा हुआ है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो उसी तरीके से इसको लिख देते हैं जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आर माइनस एल का होल स्क्वायर और ये लिखा हुआ आर प्लस एल का होल स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं आर माइनस एल आर प्लस एल, ठीक है, इन दोनों का कंबाइन होल स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है, ठीक है। तो यही चीज अब हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं उसकी जगह पर, ठीक है, आर माइनस एल आर प्लस एल कंबाइन होल स्क्वायर, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना, वैसे आई थिंक समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई खास बात नहीं है। आगे देखो इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब ऊपर का ब्रैकेट ओपन कर लो, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, बाहर माइनस है तो अंदर जितने भी क्वांटिटी हैं सबके साइन जो है बदल जाएंगे, ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये प्लस है तो ये भी माइनस हो गया, और ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, ठीक है। अब देखो नीचे एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, बाहर होल स्क्वायर है, ठीक है। और इन दोनों की जगह पे कितना आ गया हमारा, ये चीज, क्योंकि a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कट रहा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, बचा कितना 2RL प्लस 2RL, टोटल कितना हो गया 4RL। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है, दोनों का होल स्क्वायर। अब
द्विध्रुव तो हमने मिटा दिया, जो हमारी r थी इतनी बड़ी थी और जो l था इतना बड़ा था, यानी कि r जो है वो ज्यादा बड़ा है किससे, l से। तो अगर हम r का स्क्वायर करेंगे तो वो और बड़ा हो जाएगा और l का स्क्वायर करेंगे तो वो और छोटा हो जाएगा। जैसे सिंपल सी बात ले लो, अगर r बराबर हम मान ले कितना माना गया था 10, ठीक, और l बराबर हम मान लें काफी स्मॉल डिस्टेंस होती है, इसको मान लेते हैं 10.5 या 1 मान लो, ठीक है, या 2 मान लो, कुछ भी मान लो। तो अब अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो गया 100, इसका स्क्वायर करोगे, चलो मान 2 माना गया था 2 ही मान लो, इसका स्क्वायर करोगे कितना आ गया 4, ठीक है। तो पहले अगर देखो, पहले इनमें डिफरेंस तो 8 था, लेकिन अब डिफरेंस स्क्वायर किए तो अब डिफरेंस और ज्यादा हो गया, यानी ये और बड़ा होगा, ये और छोटा होगा, ठीक है। तो इससे हम एक निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं, इससे जो है तो एल स्क्वायर की आर स्क्वायर की जगह एल स्क्वायर, यानी वो 100 है और ये 4 है, तो उसके सामने ये कुछ भी नहीं है, तो उसको नेग्लेक्ट मान लेते हैं, यानी ना के बराबर मान लेते हैं, ठीक है। इसलिए एल को 0 मान लिया जाता है, ठीक है। तो वो कारण आप यहाँ पे लिख दीजिए, आर इज ग्रेटर देन एल, ठीक है। तो ये इंप्लाइज करेगा आर स्क्वायर इज वेरी ग्रेटर देन एल स्क्वायर, ठीक है। अतः एल स्क्वायर को नगण्य मानने पर, नगण्य मानने पर, ठीक है। एल स्क्वायर को नगण्य मान लेते हैं, एल स्क्वायर बराबर 0, इक्वल टू एल बराबर 0 नहीं, एल स्क्वायर बराबर 0 माना गया, ठीक है। एल बराबर 0 मान लोगे तो सब कुछ तो 0 हो जाएगा, यहाँ भी तो एल है, इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 आर एल अपान आर स्क्वायर, ठीक है, की पावर भाई एल 0 हो गया तो 0, आर में से 0, कोई दिक्कत नहीं। आर की पावर कितनी हो गई 4, और एक आर से एक आर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट यहीं पे लिख दे रहे हैं आर की पावर 4, और एक आर से एक आर आपका कैंसिल हो गया, नीचे कितना आ गया आर क्यूब, कितना आ जाएगा आर क्यूब, ठीक है। तो ई इक्वल टू मिल जाएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4l अपान आर, ये चीज मिल गई, ठीक है। ये भी आपका आंसर बन सकता है, लेकिन थोड़ा सा इसको और सॉल्व करना है, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव AB था, तो वैद्युत द्विध्रुव AB का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा, P इक्वल टू क्या होता है 2ql, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है 2ql, ठीक है। ये चीज होता है तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, क्यू यहाँ है और ये एल यहाँ है, 4 को ब्रेक कर दो, 2 इंटू 2, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 अलग कर दिया, 2 इंटू क्यू एल, ठीक है, अपान आर क्यू, देखो 2 दूनी 4, क्यू क्यू है ये एल और एल, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P, E इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपान आर क्यू, ठीक है। ये आपका निकल के आ गया अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी भी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। और यहीं पर अगर हम निरक्षीय स्थिति की बात करें तो निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आती है इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान आर क्यूब, ठीक है, P अपान आर क्यूब, ये निकल के आता है। अब बताओ यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है, तो चलिए अब निरक्षीय स्थिति वाला आप लोग देख लीजिए। जैसे देखिए मान लेते हैं ये हमारा कोई वैद्युत द्विध्रुव AB, यहाँ पे हमने रखा प्लस चार्ज Q, यहाँ पे रखा माइनस Q, यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस कितनी है 2l, ठीक।
इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है 2l। ये इसका सेंटर पॉइंट O है। यहाँ से r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है जहाँ पे हमें क्या करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हमें बिंदु आवेश से दूरी पता होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से इसको मिला दिया गया और यहाँ से इसको मिला दिया गया, ठीक है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। एक तो ये AOP, ठीक है, AOP, ये आपका एक समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा। ये कोण 90 अंश है, ठीक है। तो जब 90 अंश है तो समकोण त्रिभुज बन ही रहा। ये इतनी दूरी, ये इतनी L है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी L, क्योंकि भाई टोटल 2L है। तो ये इसका जब सेंटर पॉइंट है तो L इधर हो गया और L इधर हो गया। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी AP। AP बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट, यानी कि समकोण त्रिभुज में कर्ण की भुजा, सबसे बड़ी भुजा यही है, कर्ण का वर्ग, यानी कि AP स्क्वायर इक्वल टू आधार का वर्ग AO स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, AO L स्क्वायर, ये R स्क्वायर। तो AP इक्वल टू कितना हो गया, या ऐसे ही रहने दो, AP स्क्वायर इक्वल टू कितना मिल गया, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से आपका BP भी है, क्योंकि वही दूरी है, ये भी L है और ये भी L है, ये बराबर है किसकी, BP स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि BP में भी आप समकोण त्रिभुज अप्लाई करेंगे वही चीज आएगा, ठीक है। आप सीधे शॉर्ट फॉर्म में देख लो, ठीक है। लैंग्वेज आप लोग लिख लीजिएगा, वही पुरानी चीज, ठीक है, वही पुरानी चीज। प्लस Q के कारण EA कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर, Q अपान R स्क्वायर, यानी कि AP का होल स्क्वायर। AP का होल स्क्वायर कितना है, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है। दूसरा माइनस Q आवेश के कारण EB 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है। दिशा ध्यान से देखो, AP ये हो गई दिशा आपकी EA की, और ये दिशा हो गई आपकी किसकी, EB की। तो इसका परिणामी कहाँ जाएगा, इन दोनों के बिल्कुल ठीक बीचों बीच, ये इसका परिणामी होगा E, ये इसका परिणामी होगा E, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, अगर इसको हम दो लंबवत घटक में विभाजित करें, इसको EA को, तो ये आपका हो गया EA, ठीक है, साइन थीटा, EA साइन थीटा, और ये आपका हो गया EA कॉस थीटा, EA कॉस थीटा। ठीक इसी तरीके से इसको अगर हम विभाजित करें तो ये आपका हो जाएगा EB, EA साइन थीटा ये हो गया, और ये हो गया आपका EB साइन थीटा, और ये हो गया, ये मिटा देते हैं, ये लिख देते हैं, ठीक है। दूरी समझ में आ गई ना, कैसे लिया गया है समकोण त्रिभुज। तो ये हो गया EA cos थीटा और EB cos थीटा। अब देखो EA cos थीटा, EB cos थीटा दोनों सेम डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, और EA sin थीटा, ठीक है, EA sin थीटा यहाँ है और EB sin थीटा यहाँ है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, और EA और EB दोनों की वैल्यू सेम है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर, ठीक है। तो अतः P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र E इक्वल टू कितना हो गया, EA cos थीटा और प्लस EB cos थीटा, ठीक है। इन दोनों में कुछ चीज कॉमन है, क्या कॉमन है भाई, cos थीटा कॉमन है, कॉमन ले लो। तो cos थीटा अगर हम ले ले कॉमन, तो अंदर बचा EA प्लस इधर बचा EB, ठीक है। और यहाँ पे देखो EA और EB दोनों बराबर हैं, EA EB दोनों बराबर है, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, cos थीटा प्लस EA और प्लस EA, क्योंकि दोनों चीज बराबर है, सिंस EA बराबर
TP। ध्यान से देखो, समीकरण 1 और 2, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, ठीक है। तो कितना हो गया, ये मिलकर 2a, तो 2 cos थीटा। ये की वैल्यू रख दो 2, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² प्लस L² cos थीटा। cos थीटा ये एंगल अगर हम मान लें कितना है, थीटा है, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। और कर्ण AP² बराबर निकाला गया था ना, कितना आया था, r² और प्लस L²। तो AP बराबर √r² प्लस L², ये तो होगा। तो cos थीटा आधार आपका हो गया L, कर्ण ये हो गया, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 2 को यहाँ भेज दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q/r² प्लस L² इनटू cos थीटा की जगह कितना, आधार आपका है L और कर्ण है ये, तो L/√r² और प्लस L², ठीक है। सिंस cos थीटा बराबर L/√r² प्लस L², ठीक है। तो देखो 2QL ये मिलके कितना हो गया, P, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया आपका P। ये अंडर रूट को हम लिख सकते हैं पूरे की पावर 1/2, यानी अंडर रूट हटा के इसको हम लिख सकते हैं पूरे की पावर 1/2, ठीक है। अब देखो ये भी दोनों सेम चीज है, इसकी घात 1 है, जहां कुछ नहीं पावर 1, और इसकी पावर 1/2, तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो 1 + 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2। तो नीचे आ गया आपका r² प्लस L² की पावर 3/2, ठीक है। अब वही पुरानी चीज, r इज ग्रेटर देन L, ये इंप्लाइज करेगा r² इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L²। अतः L² को नगण्य मानने पर जब L² को आप छोड़ देंगे तो क्या चीज मिलेगा, ये मिटा दे रहे हैं, ठीक है। ये जो साइड में लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग नहीं मिटाएंगे, ये एग्जाम में लिखना जरूरी है। तो E आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/L² को हमने 0 मान लिया, ठीक है। तो बचा कितना, r² और बाहर पावर कितनी है, 3/2। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, कितना r की पावर बचा 3। तो E आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r³। ये आपकी आ गई निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो दोनों कंडीशन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई। और अगर किसी को यहाँ पर कोई डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है। और साथ ही साथ आप लोग ये भी बता दीजिए कि आज के वीडियो में वॉइस आपको ठीक ठाक सुनाई दी या कल वाले वीडियो की तरह वॉइस आपको धीमी लगी, ठीक है। वॉइस ठीक है ना, इतनी वॉइस, यहाँ तक बात समझ में आ गई, चलिए अच्छी बात है। अब इसके आगे जो 2 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बच रहे हैं उसको हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी कल के वीडियो में। ओके स्टूडेंट, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।